हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आज हम आपको विभिन्न परीक्षा में पूछे गए 2005 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए। क्लास को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आज की क्लास आपने स्किप कर दी तो काफ़ी नुकसान आपका यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में जो हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं वो इतने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को उस लेवल तक का कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन से कोई भी ना रोक पाए। और हम यहाँ पर क्लास में आपके सभी डाउट, सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराते चलते हैं। तो आप जितना भी हो सके इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। और फ्रेंड्स, हो सकता है आज की क्लास में आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना यहाँ पर लगे, आपको प्रॉब्लम हो आवाज़ में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। फिर भी मुझे लगा कि आपको क्लास देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत सी नज़दीक है यहाँ पर। तो आप धैर्य बनाए रखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की क्लास से आपको। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीरोफ्थाल्मिया किसकी कमी से होता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि जीरोफ्थाल्मिया किसकी कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जीरोफ्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीरोफ्थाल्मिया कॉर्निया में कोशिकाओं के सूखने से उत्पन्न होता है। इसके कारण आंखें आंसू नहीं बना पाते। जीरोफ्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला विकार है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है। पपीता, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, यकृत, मछली का तेल विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ से रतौंधी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विटामिन ए के मुख्य स्रोत भी पूछे जाते हैं। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक रंजक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्राकृतिक रंजक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्राकृतिक यानी कि अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित होते हैं प्राकृतिक रंजक। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रकृति में उपलब्ध साधनों से जो रंग प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक रंग कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, फूल, फल, कलियां, जीव जंतु, चींटियां, खनिज लवण आदि। प्राचीन समय में पेड़ पौधों की छाल, तने, टहनियां, पत्तियों, फूल, फल, कलियों आदि से प्राप्त यानी कि रंग प्राप्त किए जाते थे। इनसे प्राप्त रंगों से ही वस्त्रों को रंगा जाता था। तो ये भी आप नोट करते चलेगा कि प्राचीन समय में यानी कि जो प्राकृतिक वस्तु होती थी उनसे क्या रंग प्राप्त किए जाते थे और वस्त्रों को रंगा जाता था। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 3, बिना परिसज्जा के आपको बताने कि कपड़ा कैसा लगेगा। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बिना परिसज्जा के कपड़ा कैसा लगता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अनाकर्षक लगता है। तो कपड़ा अनाकर्षक लगता है ये बिना परिसज्जा के। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। कथन ए, उचित रंग का प्रयोग पराये कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता। कारण यहाँ पर दिया गया है कि कपड़े के मटेरियल के चिकनेपन या खुरदुरेपन में ही प्रकाश को आत्मसात करने के प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है, यानी कि कथन भी और यहाँ पर कारण भी सही है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 5, कार्डिंग के द्वारा आपको यहाँ पर ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है कि कार्डिंग के द्वारा रेशों में क्या किया जाता है। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्डिंग के द्वारा रेशों को साफ किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। यहाँ पर कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है ये आपको बताते चलना है। और ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलना होता है जिनमें नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बिनाई ये वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामान्यतः वस्त्र निर्माण की विधि का आशय कपड़ा तैयार करने की विधि से होता है। वस्त्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित क्रियाओं को अपनाया जाता है। जैसे यहाँ पर वस्त्र निर्माण की प्रक्रियाओं को यानी कि प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो वे कौन कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पर दी गई है। सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, कढ़ाई, तुरपाई, रफू और प्रेस, ये प्रक्रिया यहाँ पर दी गई। इन्हें भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 7, भराई यानी कि फिलिंग, सूत उतरता है आवरण सूत के ऊपर, इसमें यानी कि किस बुनावट में यहाँ पर भराई यानी कि सूत उतरता है आवरण के ऊपर, तो किस बुनाई में उतरता है ये आपको बताते चलना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा सादी बुनावट में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सादी बुनावट में भराई सूत आवरण सूत के ऊपर से उतरता यानी कि उतारा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सादी बुनावट को रिब बुनावट, मैट बुनावट, बास्केट बुनावट और ट्विल बुनावट भी कहा जाता है। यह अन्य बुनावट की अपेक्षा कठोर तथा मजबूत होती है। यहाँ पर ट्विल बुनावट से तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आप नोट कर। बास्केट बुनावट से भी यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप नोट कर दें, चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा सूती कपड़े को सिकुड़ने से बचाया जा सकता है, ये आपको बताना है। यूजीसी नेट एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सैनिटाइजिंग विधि के द्वारा सूती कपड़े को सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सैनिटाइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह है जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के बाद भी वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा। अतः सैनिटाइजिंग परिचर्या वस्त्र को सिकुड़ने के से रोकने के लिए किया जाता है। सैनिटाइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म रोलर्स लगे होते हैं। वस्त्र को इन रोलरों से सीधे न गुजारकर रोलर में लगे कंबलों के बीच से गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते हैं अथवा दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार वस्त्र बार बार धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या है। आपको बताने की वे कौन सी रासायनिक परिचर्या है जिसमें सूती कपड़े में चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता बढ़ जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है। टीजीटी उत्तराखंड 2014, यूजीसी नेट एग्जाम 2006 और पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मर्सराइजेशन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए मर्सराइजेशन परिचर्या का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मर्सराइजेशन एक रासायनिक परिचर्या है। मर्सराइजेशन प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाते हैं, फलतः वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, वस्त्र सघन, चिकना और चमकदार हो जाता है, वस्त्र की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, फलतः इन पर रंग सरलता से चढ़ते हैं और पक्के रहते हैं। तो इस व्याख्या को आप महत्वपूर्ण लगाते चलेगा क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। आपको बताना है कि कृत्रिम रेशों के अंतर्गत कौन से कपड़े आते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नायलॉन के कपड़े कृत्रिम रेशों के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है कौन सा कपास के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, बिखरा या डिस्पर्स रंजक, ये कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास के लिए बिखरा यानी कि डिस्पर्स रंजक उपयुक्त नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कुछ स्रोतों द्वारा ज्ञात है कि भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ से ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। विश्व में कुल वस्त्र तंतुओं का 70% भाग कपास का होता है। ब्लीचिंग द्वारा कपास में स्पष्ट सफेदी लाई जाती है तथा कैलेंडरिंग से कपास में चमक लाई जाती है। यहाँ से कैलेंडरिंग कपास में लाई जाती है, ये भी चमक के लिए लाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और सफेदी के लिए कपास में क्या किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आशा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आज का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जो हम आगे से यहाँ पर क्लास लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर समय से मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और भी बच्चों तक, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि FPO मानक चिन्ह किसकी गुणवत्ता के लिए होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जेम की गुणवत्ता के लिए होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें FPO चिन्ह की, तो इसका प्रयोग प्रसंस्कृत फलों उत्पादों यानी कि जैसे जेम, जेली के लिए अनिवार्य रूप से किया करना होता है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, दूध में मिलावट की जाँच किस यंत्र से होती है।
आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि दूध में मिलावट किसकी जाँच, यानी कि दूध की मिलावट की जाँच किस यंत्र के द्वारा होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लेक्टोमीटर के कारण दूध की मिलावट की जांच होती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, सीधे भाप से पकाने की एक विधि है जो, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीधे भाप से पकाने यानी कि पकाने की एक विधि है, ये क्या होती है, ये गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सीफायर है। आपको बताना है कि भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सीफायर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लीसेथिन। ये भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सीफायर है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है। आपको बताने को कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, चुकंदर में एंथ्रोसाइनिन रंग द्रव्य पाया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एंथोसाइनिन, इस पदार्थ का रंग जामुनी और लाल होता है, जो विशेषतः जामुन, चुकंदर, काली गाजर आदि में पाया जाता है। ताप का इस पदार्थ के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु क्षारीय माध्यम से इसे पकाने पर इनका रंग नीला तथा अम्लीय माध्यम में इनको पकाने से इनका रंग लाल हो जाता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अम्लीय माध्यम से इसका रंग कैसा हो जाता है और क्षारीय माध्यम से कैसा हो जाता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, निर्जलीकरण खाद्य संरक्षण की ऐसी विधि है, इस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, वायु की उपलब्धता, यानी कि खाद्य पदार्थों को बोतल बंद और डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक, यानी कि यहाँ पर वायु की उपलब्धता बहुत कम कर दी जाती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन एवं प्रकुंचन दाब होगा। यहाँ पर आपको बताएगा कि व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो कब सामान्य कहलाएगा, जब उसका अनुशीतलन और प्रकुंचन दाब होगा। तो कितना होगा, ये आप ध्यान से देखते चलिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2005 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर कई बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 120/80 mmHg, इतना यहाँ पर सामान्य कहलाएगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उच्च रक्तचाप सामान्य 40 से 60 वर्ष के लोगों का होता है। हृदय रोग तथा गुर्दे की बीमारी के कारण भी उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। मोटापा भी इसका प्रमुख कारण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रुधिर यानी कि 120/80 मिलीमीटर Hg मिलीमीटर पार के बराबर होता है। उच्च रक्तचाप होने वाली यानी कि समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के 120/80 मिलीमीटर Hg आसपास होना चाहिए। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इसे भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यूजीसी नेट एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, LDL, ये एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखते हुए चलिएगा, क्योंकि HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है तथा LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए HDL और LDL की निम्न मात्रा होनी चाहिए। LDL 200 mg% होनी चाहिए, यहाँ से कम होनी चाहिए, और LDL की 40 mg% से कम होनी चाहिए। तो कितनी इसकी मात्रा होनी चाहिए, ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप यहाँ से पॉइंटों को ध्यान रखते चले और अपनी तैयारी को उस लेवल तक कीजिए, ताकि आपसे एक भी
पॉइंट ना छूटे, चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आप अपना क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, मोटापा किसकी अधिकता से होता है? पिछली 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको देखना है और आपको बताना है कि मोटापा किसकी अधिकता से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वसा की अधिकता से मोटापा होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें रोगी के आहार के लिए, तो रोगी की भोजन संबंधी आदतें ये भी पता होना चाहिए, रोग का कारण भी जानना चाहिए और आहार की प्रकृति कैसी ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त हमारा सभी आंसर यहाँ पर होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। यहाँ पर अभिकथन दिया गया और उसका कारण दिया गया, इसे ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन है, खाद्योज प्रोटीन यहाँ पर कुपोषण विटामिन ए के चयापचय को प्रभावित करता है। यहाँ पर कारण दिया गया, ये आंतों द्वारा विटामिन ए के शोषण को बढ़ाता है, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायक है एवं यकृत संग्रहण को भी प्रभावित करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ए एवं आर दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वृद्धावस्था में BMR की दर कम हो जाती है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। BMR, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारे शरीर द्वारा आराम की स्थिति में उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा होती है। यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिल, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, गुर्दा, कलेजी, आंत, मांसपेशियां तथा त्वचा की प्राथमिक कार्यकलापों में उपयोग होती है। BMR एक दिन में कुल ऊर्जा व्यय का 70% होता है। बाकी बचे 30% में से 20% रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि तथा 10% गर्मी की उत्पत्ति या भोजन के पाचन में व्यय होती है। वस्तुतः BMR उम्र के वृद्धि के साथ साथ तीव्र से बदलता है। एक नवजात शिशु का बच्चों में यानी कि बच्चों में BMR की दर उच्चतम तथा वृद्धावस्था में BMR की निम्नतम दर होती है। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, आप यहाँ पर देखते चलेगा, एक नवजात शिशु और बच्चों में BMR की दर उच्च होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कब कब यहाँ पर बदलता रहता है, ये भी आप नोट करते चलेगा। और यहाँ पर ऊर्जा का व्यय यहाँ पर 70% तक होता है और बाकी बचे 30% में से 20% रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि और 10% गर्मी की यहाँ पर उत्पत्ति या भोजन के पाचन में व्यय होती है। ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भवती महिला के लिए संस्तुति कैलोरी है। आपको बताना है कि कितने प्लस कैलोरी यहाँ पर होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर प्लस 300 किलो कैलोरी यहाँ पर एक गर्भवती महिला के लिए संस्तुति कैलोरी होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम में यहाँ पर लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन प्लस 300 अतिरिक्त यानी कि जितनी कैलोरी होनी चाहिए उसमें प्लस 300 अतिरिक्त किलो कैलोरी होनी चाहिए, जबकि एक सामान्य महिला के लिए संस्तुति कैलोरी की मात्रा 2500 किलो कैलोरी होती है। इस सिफारिश में ध्यान रखा गया है कि गर्भवती महिला के लिए शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उसे पर्याप्त कैलोरी मिल सके। कार्यानुसार कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता यानी कि निम्न प्रकार से यहाँ पर दी गई, जिसमें कार्य क्षमता स्तर दिया गया, स्त्री और पुरुष की यहाँ पर कैलोरी दी गई। बैठकर कार्य करने वाली यानी कि स्त्री के लिए 2100 कैलोरी और पुरुषों के लिए 2500 कैलोरी यहाँ पर दी गई। साधारण कार्य करने वाले यानी कि स्त्री के लिए यहाँ पर 2500 कैलोरी और पुरुषों के लिए 3000 यहाँ पर दी गई। कठिन परिश्रम करने वाली 3000 कैलोरी यहाँ पर स्त्री के लिए दी गई और 3600 यहाँ पर पुरुषों के लिए यहाँ पर दी गई। तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, इसे आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आपने ध्यान से मन लगाकर हमारी क्लासेस की है तो आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम आपके यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं पूछेंगे, सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर करा रहे हैं। तो क्लास का जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और भी बच्चों को इसमें जोड़िए ताकि और बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, RDI संस्तुति आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर RDI
इससे प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पारिवारिक आकार, इससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम से अधिक प्रोटीन होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और आपको बताना है कि किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गेहूं। यहाँ पर हमारा आंसर पहले ही यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गेहूं के प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 11.8 ग्राम पाया जाता है, जबकि बाजरे में ये 100 ग्राम में से 11.6 ग्राम तथा ज्वार में प्रति 100 ग्राम में 11.4 ग्राम और चावल में यहाँ पर 100 ग्राम में 6.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गेहूं में ये सर्वाधिक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा गेहूं होगा। तो यहाँ पर आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, अनाज का एक एक्सचेंज देता है। आपको बताना है कि एक एक्सचेंज अनाज का कितने प्रति यहाँ पर कितने कैलोरी देता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 50 कैलोरी देता है एक अनाज का एक्सचेंज। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलना और यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सलजम में गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सलजम में गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं पाई जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। गाइट्रोजेनिक घटकें मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की सब्जियों जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी आदि में पाई जाती है। गाइट्रोजेनिक ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्रंथि में उपस्थित आयोडीन का अवशोषण कर थायराइड हार्मोन की क्रियाविधि को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, जिससे घेंगा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गाइट्रोजेनिक घटकें मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की सब्जियां होती है, ये भी आप नोट करते चले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कौन कौन सी सब्जियां आएगी, फूल यहाँ पर बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली और भिंडी, यहाँ पर ये सब्जियां इसमें आती है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसे भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रम से कितनी मात्राएं ग्राम में होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 3.5, 2.5 और 1.5। यहाँ पर ये इतनी यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, इनकी कितनी मात्राएं होती है यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर 3.5, 2.5 और 1.5 इतनी मात्रा यहाँ पर होगी। यहाँ पर आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दस्त के दौरान बच्चों के शरीर में विद्युत अपघट्य का असंतुलन हो जाता है। इस दशा में बच्चों को निर्जलीकरण से बचाने के लिए ORS घोल दिया जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ORS के संगठन निम्न मात्रा में पाए जाते हैं। साधारण नमक यानी कि यहाँ पर 3.5, वही सोडा बाइकार्बोनेट यहाँ पर 2.5 और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 दिया गया है। यहाँ पर वर्तमान समय में ORS में निम्नलिखित में से अवयव उपस्थित होते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर दिया गया है 2.6, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर 1.5 और ग्लूकोज यहाँ पर दिया गया है 13.5। वही यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर ट्राइसोडियम यहाँ पर साइट्रेट यहाँ पर दिया गया 2.9। नए ORS में सोडियम और ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। नए ORS में सोडियम बाइकार्बोनेट के स्थान पर ट्राइसोडियम यहाँ पर साइट्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सोडियम साइट्रेट का जीवन काल लंबा होता है और ये गर्म वातावरण में भी लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए नमक की, साधारण नमक की, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम की, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। तो इन पॉइंटों को भी आप ध्यान रखते चले, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, अपनी तैयारी को अच्छे से यहाँ पर करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में पानी की कमी का कारण होता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शरीर में पानी की कमी का कारण क्या होता है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शरीर का पानी का तथा लवण निकल जाना, यानी कि पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यही यहाँ पर शरीर में पानी की कमी का कारण होता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर में पानी की कमी का प्रमुख कारण शरीर से पानी तथा लवणों का निकल जाना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बुखार, अत्यधिक एक्सरसाइज, हीट एक्सपोजर, डायबिटीज, इन्फेक्शन आदि के कारण बाहर निकल जाते हैं। हम जानते हैं कि मानव शरीर का लगभग 70% भाग पानी ही निर्मित होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अतः पानी की कमी से थकान, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, अस्थमा तथा स्किन आदि समस्या जन्म लेती है। तो यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। यहाँ पर शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे तो इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा हो तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितने एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। टीजीटी राजस्थान, टीजीटी झारखंड 2017, पीजीटी 2009 और 5 और टीजीटी 2013, 11, 9 और 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लगभग यहाँ पर 70% होता है, लेकिन यहाँ पर उसके आसपास का ऑप्शन यहाँ पर होगा 71%। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। आपको यहाँ पर बताना है कि कैल्शियम का कौन सा यहाँ पर अच्छा स्रोत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दूध इनमें से यहाँ पर कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, घेंगा रोग में आपको बताने की क्या हो जाता है, ये आपको बताते चलना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा और ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है, ये आपको बताते चलना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पिछले क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर यही क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है। आपको बताना है कि दूध के किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है, जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं होती। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सीधे तौर पर प्रकृति से प्राप्त होता है और उसमें किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं होती। तो आपको बताना है कि वह विटामिन कौन सा होगा। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी। ये सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है और इसमें किसी भी भोज्य पदार्थ की जरूरत नहीं होती। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी है। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसका संश्लेषण जंतुओं द्वारा अपनी त्वचा कोशिकाओं में यानी कि 7D यानी कि हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक यहाँ पर पदार्थ की सहायता से करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों से प्रभाव से होती है, अतः इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या वयस्कों में हड्डियों को कमजोर या लचीली बनाने वाली बीमारी ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। चूँकि यह विटामिन सूर्य रोशनी से त्वचा द्वारा सीधे तौर पर निर्मित कर लिया जाता है, इसके लिए भोज्य पदार्थों में विटामिन डी आहार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसकी कमी से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वयस्कों में हड्डियों संबंधी रोग ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये विटामिन वसा में घुलनशील है, ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ से संबंधित, तो इसे आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, दूध में किसकी कमी होती है। आपको बताना है कि दूध में किसकी कमी होती है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा, दूध में विटामिन सी की कमी होती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, अगर हमारी आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम में आपको
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो सके। जो भी बच्चा लगातार हमारे क्लासेस देख रहा है उसे काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर हो रहा होगा और यहाँ पर उसके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है अगर लगातार आप यहाँ पर हमारे क्लासेस देखते हैं। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो आपका डाउट्स है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे ज़रूर क्लियर कराने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं। और कई बच्चों ने हमसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे हैं, उन्हें भी हम पूरा कराने की कोशिश करते हैं। हम जितना भी हो सके अपना 100% आपको पूरा यहाँ पर क्लास में देने की पूरी कोशिश करते रहेंगे और आगे भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप हमारी क्लास को अंत तक देखते चलिए और क्लास का जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, फलियों के अंकुरण से आपको बताने की यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। टीजी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, किण्वन बढ़ता है। आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, किण्वन बढ़ता है विटामिन सी की मात्रा से। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, लाल ताड़ के तेल में होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि लाल ताड़ के तेल में कौन सा विटामिन होता है। टीजी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लाल ताड़ के तेल में विटामिन ई होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन ई के मुख्य स्रोत नारियल के तेल, पिनोले के तेल, खजूर के तेल, चावल की भूसी या लाल ताड़ के तेल आदि है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ताड़ के लाल तेल को उसका नाम अपने विशिष्ट गहरे लाल रंग की वजह से मिला है। ताड़ के लाल तेल में टोकोफेरोल और टोकोट्राइनोल यानी कि विटामिन ई परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ से टोकोफेरोल विटामिन ई का ये भी नाम पूछा जाता है, तो ये भी आप नोट करते चलिए। यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन का कारण भी विटामिन ए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है, तो क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अंधेरे में न दिखना, ये नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है। ये किसकी कमी के कारण होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है विटामिन ए की कमी के कारण, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, एक 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेस की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी यहाँ पर होनी चाहिए संख्या, ये आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन ए की कितनी यहाँ पर डोजेज की संख्या होनी चाहिए, तो 11 यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। इन ऑप्शनों में यहाँ पर फल हमारा आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि फलों के यहाँ पर अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी के कारण सबसे पहला जो प्रकट होने वाला लक्षण है वो इनमें से कौन सा होगा। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 और पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से रतौंधी, ये क्या है, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला पहला लक्षण है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण रतौंधी होता है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे से या कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है। विटामिन ए की कमी से अन्य लक्षण इस प्रकार है, जीरोप्थैल्मिया, बिटोट का धब्बा, जीरोसिस कंजक्टिवा यानी कि जेरोसिस कॉर्निया, केरोटोमलेशिया आदि रोग ये विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। लेकिन जो पहला लक्षण दिखाई देता है वह कौन सा होता है, रतौंधी होता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा, क्योंकि इन सभी से यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। अगर आपने पिछले क्वेश्चनों को ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो आपको बताने की यहाँ पर कौन सा
विटामिन बांझ पर रोकने वाली औषधि के रूप में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर विटामिन ई, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। विटामिन ई बांझ पर रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए पढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, शरीर में प्रोटीन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है हमारा कोशिका निर्माण करता है, दूसरा ऑप्शन मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन कोई कार्य नहीं करता है और चौथा ऑप्शन चर्बी बढ़ाता है। पिछली 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताने के शरीर में प्रोटीन, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कोशिका का निर्माण करता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर में प्रोटीन मुख्यतः कोशिकाओं के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। भोजन में हमारी आवश्यकता की कुल कैलोरी का 15 से 20% प्रोटीन से आनी चाहिए। यद्यपि दिन यानी कि प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यक मात्रा उम्र, भार तथा वर्कआउट के रूप में इनके रूटीन पर निर्भर करता है। सामान्यतः 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण पॉइंट कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर भोजन में हमारी आवश्यकता का कुल कैलोरी कितना होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कोशिका यानी कि कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत प्रोटीन के द्वारा होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इन्हें भी आप पॉइंटों को नोट करते चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोटीन की इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताने की प्रोटीन की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अमीनो एसिड, ये प्रोटीन की इकाई है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि प्रोटीन बड़ी संख्या में अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक अणु होते हैं। तो यहाँ पर ये पेप्टाइड बंध बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ से पूछे भी गए। तो यहाँ पर अमीनो एसिड से तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज कर कर। तो इन पॉइंटों को आप नोट करते चलिए, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें रिवाइज कर सको और अपने एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाओ। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। आपको बताना है कि शर्करा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शर्करा को गैर विकारी खाद्य रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। आपको बताने कि दूध में किसका प्रतिशत यहाँ पर अधिक होता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत दूध में अधिक होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उच्च यानी कि उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इस परिच्छेद में दूध परिपूर्ण आहार माना जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, जिसमें कार्बोज की मात्रा यहाँ पर दी गई है 4.6, यहाँ पर 4.6 से 4.9% तक। वहीं वसा 3.0 से 3.7%, प्रोटीन यहाँ पर 3.2 से 3.5% तक, यहाँ पर जल 87.0%, वहीं यहाँ पर आप देख सॉलिड नॉट फैट यहाँ पर दिया गया 8.5%। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यहाँ पर दी गई, ये अभी आप नोट करते चलेगा। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो सर्वाधिक मात्रा यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारे क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक यानी कि क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो कैसे दिखाई जाती है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है 1.4 गुना BMR। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, ये यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक नंबर है। हर व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है, जो व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, उम्र तथा दैनिक कार्यशैली आदि पर निर्भर करता है। यह हमें बताता है कि जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है तब उसे कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। BMR को व्यक्त करने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट ने एक फॉर्मूला दिया जो विभिन्न कार्यशैली के आधार पर है। यहाँ पर ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि हैरिस बेनेडिक्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें सामान्य व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा कैलोरी गणना दी गई है
1.2 गुना BMR। वहीं यदि व्यक्ति थोड़ा एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा यहाँ पर दी गई है 1.375 गुना BMR। वहीं यदि व्यक्ति अत्यधिक एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा यहाँ पर दी गई है 1.901 गुना BMR। वहीं खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई कैलोरी गणना दी गई है 1.4 गुना BMR, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी क्लास थी और एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, इसे आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। पायरिया रोग होता है आंखों में, दांतों में, नाक में या कानों में? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो क्लास को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।